सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज बीएससी फर्स्ट ईयर अकार्बनिक रसायन में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक ठोसों की विलेयता, यानी सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो ये बात मुख्य रूप से जो है वो आयनिक ठोसों की जो विलेयता है उससे संबंधित है। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक यानी कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अणु जो है वो द्विध्रुव यानी पोलर होते हैं, यानी डाइपोल की तरह वो एक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पानी के अणुओं में ऑक्सीजन वाला सिरा अधिक ऋण विद्युती होने के कारण आंशिक ऋणावेशित होता है, जबकि हाइड्रोजन वाले सिरे आंशिक रूप से धनावेशित होते हैं। इसको देखिए अपन यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस चित्र 4.37 में, कि जो H2O है उसमें ऑक्सीजन जो है वो आंशिक रूप से ऋणावेशित है और हाइड्रोजन जो है वो आंशिक रूप से धनावेशित है। ऑक्सीजन इज़ पार्शली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज़ पार्शली पॉजिटिव। जब किसी आयनिक यौगिक, उदाहरण के लिए जैसे अपन NaCl का उदाहरण लेते हैं, कि क्रिस्टल इनके संपर्क में आते हैं तो धनायन, जिसमें सोडियम जो है जल के ऋणात्मक ध्रुवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जबकि ऋणायन जैसे क्लोराइड जल के धनात्मक ध्रुवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जैसे हम मान करते हैं NaCl को अगर अपन पानी में डालेंगे तो उसके अंदर ये प्रक्रिया होगी कि उसका जो सोडियम है उसकी तरफ जो नेगेटिवली चार्ज जो पोल्स हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिवली चार्ज पोल्स हैं वो एनायन यानी क्लोराइड आयन की तरफ जो है वो उसको आकर्षित करेंगे। फलस्वरूप जल के अणु इन आयनों को क्रिस्टल जालक से खींचकर अलग कर देते हैं। तो क्या करेंगे कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसका जो क्रिस्टल लैटिस है यानी क्रिस्टल जालक है उनमें से इन आयनों को खींचकर अलग कर देंगे और इन्हें विपरीत आवेशित सिरों द्वारा घेर कर आच्छादित, यानी उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, उसको पूरी तरफ से घेर कर उसको जल योजित कर देंगे। जल के अणुओं द्वारा किसी आयन के इस प्रकार घेर लेने की प्रक्रिया को जल योजन या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रेशन कहते हैं। आयन के चारों ओर प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु कई सतहों यानी लेयर्स में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको अपन आगे चित्र में देख सकेंगे। इस प्रकार की दो सतहों को इस चित्र में दर्शाया गया। तो देखिए ये चित्र है, इसमें जैसे अपन सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो है वो कैटायन है, उसके चारों तरफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज वाले वाटर का जो पानी का जो डाइपोल है उसका जो नेगेटिवली चार्ज एटम है ऑक्सीजन, वो उसकी तरफ रहता है, वो उसकी तरफ ओरिएंटेड रहेगा। और उसके बाद में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे की तरफ दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में सेकेंड स्फीयर के अंदर दूसरी जो लेयर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से वो उनके साथ जुड़े होते हैं। तो ये द्वितीय जल योजन वृत्त और प्राथमिक जल योजन वृत्त जो है इसको अपन देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है उसमें क्लोराइड आयन जो है उसका हाइड्रेशन जो है वो दिखाया गया है। तो क्लोराइड आयन को जो है वो पानी के जो H+ आयन है उसका सिरा जो है उसकी तरफ ओरिएंट होता है और वो उसको जल योजित कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में जो अगली लेयर है उसके अंदर दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो फर्स्ट लेयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो है व्यवस्था सोडियम और क्लोरीन को डिसॉल्व करते समय पानी के अंदर बनती है। इस प्रकार मुक्त आयन जलयोजित होकर स्थायी हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। तो देखिए इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन जलयोजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यह प्रक्रिया किसी भी द्विध्रुवी विलायक यानी पोलर सॉल्वेंट के साथ हो सकती है। अतः इस प्रक्रिया को हम एक सामान्य शब्द विलायकन या सॉल्वेशन के द्वारा दर्शाएंगे और निकलने वाली ऊर्जा को हम विलायकन ऊर्जा या सॉल्वेशन एनर्जी वो कहलाती है। जलयोजन विलायकन की ही एक विशिष्ट अवस्था है जब हम जल को विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो जैसे जो हाइड्रेशन है वो क्या है, वो एक तरह से सॉल्वेशन का पार्ट है जहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर जो है वो काम में लिया गया है। यह प्रक्रिया आयन
के आवेश एवं आकार पर निर्भर करती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो आयन का जो आवेश है और उसका जो आकार है उस पर निर्भर करती है। एक से अधिक नाभिकीय आवेश वाला छोटा आयन अधिक जलयोजित होता है, मतलब जिसमें जो स्मॉल साइज़ का आयन है अगर उस पर एक से ज़्यादा चार्ज है तो वो, या उसका साइज़ छोटा है तो उसका जो हाइड्रेशन है वो ज़्यादा होता है। आयनिक त्रिज्या बढ़ने के साथ जलयोजन ऊर्जा का मान कम होता जाता है, अतः छोटे धनायन जैसे लिथियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+ आदि की जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, जबकि बड़े धनायन जैसे सोडियम प्लस, बेरियम 2+ आदि की जलयोजन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। तो जितना भी छोटा आकार होगा आयन का, उसका जलयोजन जो है वो उतना ही अधिक होगा और उतनी ही ज़्यादा जलयोजन ऊर्जा उसमें मुक्त होती है। विलायकन की प्रक्रिया में हुए ऊर्जा परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से बॉर्न-हेबर चक्र जो है उसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक सॉल्ट है MX, वो उसमें दो आयन हैं M+ और X-। तो उसके जो आयन हैं उनके मिलने से जब वो सॉल्ट बनता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, U0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो होती है जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। तो जालक ऊर्जा अगर हम किसी यौगिक से, किसी कंपाउंड से अगर आयंस को तोड़कर उनको अलग करना चाहते हैं तो उतनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, तब जाकर उन्हें हम अलग रखाते हैं। तो इसको हमने दिखाया -U0 से। फिर प्रत्येक कैटायन और एनायन को जब हम उसको वाटर के अंदर घोलते हैं तो उसके घुलने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, उसको अपन ने यहाँ पर +H2OH से दिखाया है और +OHH से दिखाया है। तो ये कहलाती है उसकी जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी। और तीसरा एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है वो है MX से M+ सॉल्वेंट X- सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेशन जब इनका हो जाता है दोनों कैटायन और एनायन का, तो उसके लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको अपन L से दिखाते हैं। यहाँ U0 ठोस क्रिस्टल MX की जालक ऊर्जा है, जिसके बारे में अपन ने भी बात की। H+ व H- गैसीय धनायन व गैसीय ऋणायन के विलायकन से मुक्त हुई ऊर्जा का मान है, एवं L जो है वो लवण MX की अनंत तनुता पर प्रेक्षित विलयन की ऊष्मा है, यानी कि हीट ऑफ जो है वो सॉल्यूशन है, ये उसका ऑब्जर्व वैल्यू का मान है। तो L = है -U0 + H+ + H-। अतः किसी आयनिक क्रिस्टल की विलयन ऊष्मा उस लवण की जालक ऊर्जा एवं उसके आयनों की विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो जो L की वैल्यू है वो लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती है और सॉल्वेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, दोनों कैटायंस और एनायंस की। अत्यंत विलयशील यौगिकों के लिए विलायकन ऊर्जा का मान बहुधा ऋणात्मक होता है, अर्थात सामान्यतः विलायकन की प्रक्रिया एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी होती है और विलयन बनने के में जो है वो तापक्रम बढ़ जाता है। तो ये इसकी एनर्जेटिक्स के बारे में बात है कि ज़्यादातर विलयन के अंदर हम देखते हैं कि जब भी हम किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोलते हैं तो उसके घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है और ये जो L का मान है वो माइनस में रहता है और तापक्रम बढ़ता है। फिर है आयनिक ठोसों की विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक यौगिक ठोस क्रिस्टलीय होते हैं जिससे आयन सममित रूप से व्यवस्थित होकर आयनिक जालक या क्रिस्टल जालक बनाते हैं। तो जो ये आयनिक यौगिक होते हैं उसमें जो ठोस होता है उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ही एक बड़ी 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि जो चार्जेस जो हैं, आयन्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। चूँकि आयन विपरीत आवेशित होते हैं अतः प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा ये परस्पर बंधे रहते हैं। तो ये कि इनका जो आकर्षण होता है किसी भी लैटिस के अंदर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयनिक यौगिकों को विलय करने के लिए इन बलों को हटाकर क्रिस्टल जालक को तोड़ना होता है और इसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसका मान जालक ऊर्जा के मान से अधिक होता है, जिससे कि क्रिस्टल जालक से आयन पृथक हो सके। यह ऊर्जा विलयन क्रिया से अर्थात विलायकन ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो देखिए हमने जैसे बात की है कि जब कैटायन और एनायन मिलते हैं और उनके मिलने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो लैटिस को बनाने के लिए जो एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है।
तो लैटिस को तोड़ने के लिए भी हमें उसी एनर्जी को देना पड़ेगा। तो कैटायन और एनायन को अगर हमको घोलना है जल में या किसी भी सॉल्वेंट में, तो उस लैटिस एनर्जी के बराबर जो है ऊर्जा की मात्रा जो है हमें देनी होगी, तभी जाकर उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। और ये जो ऊर्जा की मात्रा है ये विलायकन ऊर्जा से हमें प्राप्त होती है। अतः किसी आयनिक यौगिक के लिए यदि जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है तो यौगिक जल में विलयशील होता है, और इसके विपरीत यदि किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान जलयोजन ऊर्जा से अधिक होता है तो यौगिक जल में अविलय होता है। तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी जो है वो सॉल्वेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो वो जल में अविलय है, यानी इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर। और जब जलयोजन ऊर्जा यानी हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू जो है वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है तो वो सॉल्वेंट में या वाटर जो भी हम बात करें उसमें सॉल्युबल होता है। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कारक जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस की विलेयता को नियंत्रित करता है वह है एंट्रोपी परिवर्तन, जिसके कारण कई ऐसे यौगिक भी अत्यंत विलयशील होते हैं जिनकी विलायकन ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, अर्थात जिनकी विलायकन की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। किसी विलयन के बनने में विलायकन ऊर्जा और एंट्रोपी परिवर्तन के प्रभाव को हम निम्न ऊष्मागतिकीय संबंध के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो देखिए, हम सामान्य रूप से बात कर रहे थे कि जिसकी विलायकन की ऊर्जा जो है वो नेगेटिव होगी, यानी जो कि एक्सोथर्मिक होगी, वही जो है सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर किसी के लिए एंडोथर्मिक है तो भी वो सॉल्युबल हो सकते हैं, तो उसके लिए जो है एंट्रोपी का जो फैक्टर है वो काम करता है। देखिए, उसको अपन यहाँ पर इस थर्मोडायनेमिक्स के इस रिलेशनशिप से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम जानते हैं किसी तंत्र की जो मुक्त ऊर्जा है यानी गिब्स फ्री एनर्जी है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी है मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा एच है जिसको हम कहते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन, और टी डेल्टा एस जो है टेम्परेचर और मल्टीप्लाइड विद एंट्रोपी चेंज। तो ये जो डेल्टा जी का मान जब भी नेगेटिव होगा तो हम कहते हैं कि वो प्रक्रिया जो है वो स्वतः होती है या वो प्रक्रम जो है अपने आप होता है। तो किसी विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच जो है वो क्या है, जिसको अपन ने एल से रिप्रेजेंट किया है, विलायकन ऊर्जा या विलयन ऊष्मा है। तो डेल्टा एच के स्थान पर अपन एल रखेंगे तो ये फॉर्मूले में डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू एल माइनस टी डेल्टा एस। अब उपयुक्त समीकरण में यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है तो वह स्वतः प्रक्रम होगा, अर्थात विलयन बन जाएगा। और डेल्टा जी के ऋणात्मक मान के लिए निम्न दो शर्तों का पालन होना आवश्यक होता है। तो डेल्टा जी के लिए जो है कौन सी शर्त होनी चाहिए कि एल का मान जो है डेल्टा जी के नेगेटिव होने के लिए कि एल का मान ऋणात्मक हो, अर्थात विलायकन का प्रक्रम जो है वो ऊष्माक्षेपी होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मतलब एल का मान ऋणात्मक नहीं है तो भी ये डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि जो टी डेल्टा एस का जो टर्म है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन है एल के धनात्मक मान की स्थिति में भी डेल्टा एस का मान, एल के धनात्मक मान की स्थिति में डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी का मान उच्च हो। चूँकि एंट्रोपी तंत्र की अव्यवस्था का माप होती है, अतः विलयन बनने की प्रक्रिया में तंत्र की अव्यवस्था में जितनी वृद्धि होगी वह उतनी ही सुविधा से विलयन बन जाएगा। तो इस तरह से आज हमने ये जो बेसिक थर्मोडायनेमिक जो टर्म्स हैं उसके बारे में समझा, और हमने देखा कि किस प्रकार से अगर यदि किसी आयनिक ठोस को विलय होना है तो उसके विलय होने के लिए उसकी जो जलयोजन ऊर्जा है उसका मान जो है वो जालक ऊर्जा से अधिक होना चाहिए। और फिर जो है हमने विलायकन ऊर्जा और एंट्रोपी का किस प्रकार से जो है किसी ठोस आयनिक ठोस को विलय करने में योगदान होता है उसके संबंध में बात की। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।